Hello everyone, myself महिमा त्रिवेदी एंड वेरी वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा। जैसा कि आपको पता है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूगोल विषय से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं और इस समय भी हम चैनल पर पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिस क्रम में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पीजीटी 2016 का भाग 2 सॉल्व कर लिया और आज हम पीजीटी 2011 का भाग 1 देखेंगे और साथ ही साथ हम प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल को समझेंगे और नवीनतम आंकड़ों को भी शामिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी चैनल पर एमपी सेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया जा रहा है। शॉर्ट्स आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पेंग के अनुसार अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था को कहा जाता है। विकल्प ए पेनीप्लेन, बी पानप्लेन, सी प्लेन, डी इंड्रम। सही उत्तर है डी इंड्रम। पेंग महोदय की बुक है मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। इस पुस्तक में उन्होंने अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने प्रारंभ में जो नीची आकृति विहीन मैदान था उसको इन्होंने प्राइमरम शब्द दिया था। प्राइमरम शब्द दिया और अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में बनने वाले मैदान को इन्होंने इंड्रम्फ नाम दिया। तो यहाँ पर पूछ रहा है अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था। तो यहाँ का सही उत्तर होगा इसका डी इंड्रम। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। विकल्प ए चापाकार डेल्टा, बी पंजाकार डेल्टा, सी रुंडित डेल्टा और डी है अग्रवर्ती डेल्टा। इसका जो सही उत्तर है वो होगा ए, विकल्प ए चापाकार डेल्टा। नील नदी जो है, चापाकार डेल्टा के प्रमुख उदाहरण नील नदी, गंगा नदी, राइन नदी और ह्वांगो नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो पच्चीकार डेल्टा है, मिसिसिपी नदी पच्चीकार डेल्टा का निर्माण करती है और रुंडित डेल्टा जो है रियो ग्रांडे नदी रुंडित डेल्टा बनाती है और अग्रवर्ती डेल्टा इसे दंताकार डेल्टा भी कहा जाता है। प्रमुख नदी है इसमें टाइबर और इब्रो नदी, जो अग्रवर्ती या दंताकार डेल्टा का निर्माण करती है। सही उत्तर है इसका ए चापाकार डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठंडी स्थानीय हवा जो रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है उसे कहते हैं। विकल्प ए चिनूक, बी मिस्ट्रल, सी बोरा, डी ब्लिजार्ड। इसका सही उत्तर है बी मिस्ट्रल। मिस्ट्रल जो है यह ठंडी हवा है, ठंडी एवं शुष्क हवा है जो फ्रांस और रोन घाटी में प्रवाहित होती है। जबकि चिनूक जो है ये गर्म हवा है और यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती है। बोरा जो है यह भी ठंडी पवन है जो एंड्रियाटिक
तट की ओर प्रवाहित होती है। और ब्लिज़ार्ड जो है यह भी ठंडी पवन है जो साइबेरिया तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है। सॉरी, पूर्वी भाग नहीं, उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है ब्लिज़ार्ड। यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो है वो है बी, विकल्प बी, मिस्ट्रल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। विकल्प ए दीर्घ तरंगों का, बी लघु तरंगों का, सी मध्यम तरंगों का, डी पराबैंगनी तरंगों का। यहाँ पर सही उत्तर जो है इसका विकल्प बी, लघु तरंगों का। सौर ऊर्जा क्या होता है? सौरिक ऊर्जा को ही सूर्यताप कहा जाता है, सूर्यताप कहा जाता है। और पृथ्वी की ऊष्मा का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी को प्राप्त होती है, जबकि पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित लघु तरंगे जो होती है, जो पृथ्वी द्वारा जो अवशोषित लघु तरंगे होती हैं, पृथ्वी इनका विकृत जब करती है, पृथ्वी जब इनका विकृत करती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में पृथ्वी इनको विकृत करती है, जिसे हम भौमिक विकिरण कहते हैं। भौमिक विकिरण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से लघु तरंग के रूप में ऊर्जा ग्रहण करती है और उस ऊर्जा को जब पृथ्वी विकृत करती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में करती है और उसे हम भौमिक विकिरण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपसौर की स्थिति होती है। विकल्प ए 3 जनवरी, बी 21 जून, सी 4 जुलाई, डी 22 दिसंबर। इसका जो सही आंसर है वो होगा तीसरा सी, विकल्प सी 4 जुलाई। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष दो स्थितियां बनती है। एक होती है उपसौर और दूसरी अपसौर। जब सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। और उपसौर जो होती है यह स्थिति है जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है या नज़दीक होता है, यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। यहाँ पर पूछ रहा है अपसौर, तो अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन गैस की अधिकता किसके मध्य है? विकल्प ए 5 से 20 किलोमीटर, बी 15 से 35 किलोमीटर, सी 35 से 50 किलोमीटर, डी है 10 से 20 किलोमीटर। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी 15 से 35 किलोमीटर। वायुमंडलीय जो परतें हैं, जिसमें जो सबसे निचली परत है वह है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन मंडल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ओजोन गैस की अधिकता होती है। ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। यह समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। सही आंसर है इसका विकल्प बी 15 से 35। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है। विकल्प ए उच्च धरातल पर, बी वायु के संपीड़न से, सी चक्रवात के समय, डी मेघाच्छादित आकाश से। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी चक्रवात के समय। चक्रवात के समय मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है ये 35 से 65 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पाए जाते हैं। और
जहाँ पर वाताग्र का निर्माण होता है, और ठंडी पवन और गर्म पवन मिलती हैं। और ठंडी पवन जो होती है वह भारी होने के कारण गर्म हवा को ऊपर की ओर धकेलती है, जिसके कारण धरातलीय संपर्क में ठंडी पवन होती है और ऊपर वायुमंडल में गर्म पवन का प्रभाव होता है। तो यह तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है। तापमान विलोमता जिसको कहते हैं, नीचे ठंडी पवन और ऊपर वायुमंडल में गर्म पवन। तो यह स्थिति जो है वो चक्रवात के समय बनती है। इसका सही आंसर है विकल्प सी, चक्रवात के समय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विकल्प ए सांता आना, कैलिफोर्निया, एक तरफ पवनें दी हुई हैं और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। बी है खमसिन, अरब, सी फोन, स्विट्जरलैंड, डी है मिस्ट्रल, फ्रांस। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी। विकल्प बी जो है खमसिन, अरब, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि खमसिन जो है वह मिस्र के अरब में नहीं पाई जाती, बल्कि मिस्र के उत्तरी भाग में पाई जाती है, और अन्य जो है ये सही सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है? विकल्प ए कपासी, विकल्प बी कपासी वर्षा, सी वर्षा स्त्री, डी पछाब स्त्री। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प बी, कपासी वर्षा मेघ। ये जो मेघ होते हैं ये तेज बौछार के लिए जाने जाते हैं, तेज बौछार के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ उपल वृष्टि एवं प्रबल झंझावात इनका अन्य विशेषता है। तेज बौछार, उपल वृष्टि, प्रबल झंझावात इनकी जो अन्य विशेषताएं हैं। कपासी वर्षा मेघ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से विकल्प ए वर्षा की मात्रा, बी बादलों की दिशा एवं गति, सी सागरीय लवणता की, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर विकल्प बी जो है सही आंसर है इसका। बादलों की गति एवं दिशा को मापते हैं नेफोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विली विली किस प्रकार के तूफान है? ए शीतोष्णकटिबंधीय, बी समशीतोष्णकटिबंधीय, सी उष्णकटिबंधीय, डी ध्रुवीय। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। विली विली यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीन में सर्वाधिक टाइफून किन महीनों में आते हैं? विकल्प ए जनवरी से मार्च, बी मार्च से जून, सी है जुलाई से नवंबर, और डी है नवंबर से जनवरी। इसका जो सही आंसर है वह है जुलाई से नवंबर, विकल्प सी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ही अभी पिछले उसमें बताया कि अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में इनकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, जुलाई से लेकर नवंबर के मध्य इनकी उत्पत्ति होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चीखता साठा किस तत्व की बोधक है? विकल्प ए उच्च ज्वार, बी उच्च वेगीय पवन, सी मूसलाधार वर्षा, डी तड़ित झंझा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर विकल्प बी उच्च वेगीय पवन। पछुआ पवन को ही हम दक्षिणी गोलार्ध में चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवन जो है वह
उत्तरी गोलार्ध में तो स्थलीय भाग होने के कारण, स्थलीय भाग अधिक होने के कारण उनका वेग जो होता है वो कम होता है, अधिक नहीं होता है। लेकिन दक्षिणी भाग में कोई अवरोध ना होने के कारण इनका वेग बहुत तेज होता है, जिसके कारण 40 डिग्री है दक्षिणी अक्षांश पे इसे कहते हैं गरजता चालीसा। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे, दक्षिण गोलार्ध पे इसे प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसे चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। और यह पछुआ पवन है, पछुआ पवने हैं, जिन्हें अलग अलग अक्षांश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी है आर्गन। यहाँ पर सही उत्तर जो है विकल्प डी आर्गन। आर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 4 प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में शामिल की जाती है। आर्गन जो है यह एक अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु है। विकल्प ए CBW, बी DAW, सी है CAW, डी है DBW। यहाँ पर जो सही आंसर है वह है CAW। थॉर्नवेट के अनुसार CAW जो है यह उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु है, उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु, जहाँ पर शीतकाल जो होता है वो शुष्क होता है। यह इसकी विशेषता है CAW की। इसका जो विस्तार है भारत में वह प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग और साथ ही साथ गंगा के मैदान का दक्षिणी भाग, मैदान का दक्षिणी क्षेत्र जो है उसमें ये जो वर्गीकरण दिया है थॉर्नवेट ने ये पाया जाता है CAW। तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत के अधिकांश भाग पर किस जलवायु का प्रतिनिधित्व है? यहाँ पर विकल्प सी CAW। और ये जो CBW है, ये जो है CBW, ये जलवायु जो है यह मुख्य रूप से गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग पर, मैदान क्षेत्र में पाई जाती है। तो अधिक विस्तार जो है वो CAW जलवायु का है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवातों की आकृति नहीं होती है। विकल्प ए अंडाकार, बी गोलाकार, सी त्रिभुजाकार, डी वेज। यहाँ पर सही उत्तर है सी, विकल्प सी त्रिभुजाकार। चक्रवातों की जो आकृति होती है वो अंडाकार, गोलाकार एवं वेज आकार के होते हैं, ना कि त्रिभुजाकार। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। विकल्प ए उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, बी मलागासी, सी फिलीपींस, डी जापान। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी जापान। जापान जो है वो उष्ण मानसूनी जलवायु का प्रदेश नहीं है, बल्कि जो उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, मलागासी है, फिलीपींस है, ये तीनों मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। जो जापान है यहाँ पर उत्तरी
उत्तरी जापान में सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु पाई जाती है। वहीं दक्षिणी जापान में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। जलवायु पाई जाती है, ना कि मानसूनी जलवायु। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? विकल्प ए विषुवतरेखीय, बी टुंड्रा, सी मानसूनी, डी भूमध्य सागरीय। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प डी भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है यहाँ पर शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। इसका कारण यह है कि ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है इसकी उत्पत्ति जो है यह दाब कटिबंध एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप हुई है। स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप इस जलवायु की उत्पत्ति हुई है। होता क्या है कि ग्रीष्म काल में ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, ये जो पेटी है, ग्रीष्म काल में ये वाणिज्यिक पवनों के प्रभाव में आ जाती है। वाणिज्यिक पवनों के प्रभाव में आती है। तो ये जो पवनें होती हैं ये स्थलीय भाग से चलती हैं, जिसके कारण ग्रीष्म काल में यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और शीतकाल में ये जो पेटी है ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाती है। पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है। तो ये जो पवनें हैं ये सागरों के ऊपर से चलती हैं, जिसके कारण इनमें पर्याप्त मात्रा में नमी होती है और शीतकाल में, इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है कि शीतकाल में यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? विकल्प ए वर्कनीज, बी हार्विट्स एवं पेटरसन, सी नेमियास, डी बायर्स। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प ए बर्कनीज। बर्कनीज ने वाताग्र लहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या तरंग या लहर सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तरंग या लहर सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंद महासागर की औसत गहराई है? विकल्प ए 3000 मीटर, बी 6000 मीटर, सी 4000 मीटर, डी 2000 मीटर। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी 4000 मीटर। हिंद महासागर की औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है, जबकि प्रशांत महासागर की औसत गहराई है 4572 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 51%, बी 61%, सी 71%, डी 81%। यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प डी 81%। यहाँ पर पूछा है दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो जलीय भाग है वह है 81% और स्थल भाग जो है वह 19% है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जलीय भाग जो है वह 40% है और स्थल भाग जो है वह 60% पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महासागरीय जल में लवणता घटती है? विकल्प ए वाष्पीकरण अधिक होता है, बी हवा का वेग अधिक होता है, सी भारी वर्षा होती है, डी आर्द्रता अधिक है। यहाँ पर सही आंसर जो है वह है सी, विकल्प सी है भारी वर्षा होती है। जहाँ पर भारी वर्षा अधिक होगी वहाँ पर लवणता घटती है, क्योंकि वहाँ पर फिर से जल की प्राप्ति होती रहती है, पुनः जल की प्राप्ति होती है, मतलब
टेम्परेचर अधिक है तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होगा। जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जब वर्षा अधिक होगी तो लवणता जो है वो अपने आप घट जाती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण, भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक होने के कारण भी लवणता कम है, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक है, वाष्पीकरण भी अधिक होता है। लेकिन वहाँ पर रोज 4 बजे से शाम से संवहनी वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पर पुनः जो जल प्राप्त होता है सागरों का, वहाँ पर लवणता जो होती है कम हो जाती है। जब वर्षा का जल प्राप्त होता है सागरों में तो वहाँ पर लवणता घट जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? विकल्प ए 238%, बी 330%, सी 370%, डी है 420%। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प बी 330%। टर्की की वान झील में 303% लवणता पाई जाती है। इसके बाद जो है मृत सागर में 238% लवणता है, और वहीं पर ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वहाँ पर 220 लवणता प्रति 1000 पर 220 लवणता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान है? विकल्प ए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और डी है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है यहाँ पर विकल्प बी सही होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर पूछ रहा है भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि क्वेश्चन में ये पूछता कि महासागरों की सतह के जल का, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान, तब यहाँ पर आंसर जो होता वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता। यहाँ पर समस्त महासागरों का औसत तापमान पूछ रहा है, ना कि सतह के जल का। तो यहाँ पर सही आंसर विकल्प बी 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? विकल्प ए लाल सागर, बी अरब सागर, सी बाल्टिक सागर, डी जापान सागर। इसका सही आंसर है विकल्प ए लाल सागर। लाल सागर जो है वो सबसे गर्म सागर है, क्योंकि यह एक बंद सागर है। बंद सागर के कारण यहाँ पर तापमान भी अधिक पाया जाता है और लवणता भी अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं? विकल्प ए अटलांटिक महासागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी आर्कटिक महासागर में। इसका जो सही आंसर है वह है प्रशांत महासागर में, विकल्प बी। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। इसका तापमान जो होता है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि हिंद महासागर का तापमान जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड और अटलांटिक महासागर का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्वाधिक तापमान प्रशांत महासागर का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? विकल्प ए क्यूराइल धारा, बी क्यूरोसिवो धारा, सी ओयासिवो धारा, डी उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। यहाँ पर सही आंसर है उसका विकल्प बी क्यूरोसिवो धारा। क्यूरोसिवो धारा को जापानी लोग जो हैं काली धारा के नाम से जानते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? विकल्प ए गल्फ स्ट्रीम, बी कनारी, सी बेंगुला और डी है क्यूरोसिवो। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है विकल्प डी क्यूरोसिवो। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा, क्यूरोसिवो जो जलधारा है वह उत्तरी प्रशांत महासागर की है, और गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा और बेंगुला धारा ये तीनों अटलांटिक महासागर की जलधारा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रवाल रचना पाई जाती है? विकल्प ए खंबात की खाड़ी में, बी मन्नार की खाड़ी में, सी गोवा के निकट, डी अंडमान द्वीप समूह में। इसका जो आंसर है वह विकल्प डी सही होगा। अंडमान द्वीप समूह जो है यहाँ पर प्रवाल रचना पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया? विकल्प ए डेविस, विकल्प बी है मरे, सी डार्विन और डी है वेगनर। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प बी मरे महोदय ने सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था। और इनके अलावा मरे महोदय तो थे ही, साथ में रेनार्ड ने भी सागरीय निक्षेपों का अध्ययन किया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लोबिसरीना पंख की अधिकता किस महासागर में मिलती है? विकल्प ए है अटलांटिक महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। इसका जो सही आंसर है वह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में ग्लोबिसरीना पंख की अधिकता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रवाल के विकास के लिए अनुकूल समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? विकल्प ए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रवालों की उत्पत्ति जो होती है या इनका विकास जो होता है वो उष्णकटिबंधीय सागरों में होता है, उष्णकटिबंधीय सागरों और महासागरों में होता है। और इनके विकास के लिए 66 से 77 मीटर की गहराई पर इनका विकास होता है। तापमान, समुद्री तापमान जो है 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। लवणता 27 से 30 सागरीय लवणता होनी चाहिए, तब इनका उपयुक्त विकास हो पाता है। और यह पूर्ण रूप से स्वच्छ जल में भी नहीं रह पाते। स्वच्छ जल जो होता है इनके लिए हानिकारक होता है, और जल जो होता है जल को अवसाद रहित होना चाहिए, अवसाद रहित होना चाहिए। ये प्रवाल की उत्पत्ति एवं विकास के लिए उपयुक्त दशाएं है या अनुकूल दशाएं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जीवमंडल शब्द का प्रथम बार व्यापक स्तर पर प्रयोग किसने किया? विकल्प ए डार्विन, बी ट्रिवार्था, सी लिनियस, डी वर्नाडस्की। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी वर्नाडस्की महोदय ने सर्वप्रथम जीवमंडल शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, विभिन्न पादपों में कितने प्रतिशत जल का अंश पाया जाता है? विकल्प ए 40 से 45%, बी 68 से 80%, सी है 40 से 80% और डी है 60 से 98%। इसका सही आंसर है विकल्प सी, विभिन्न पादपों में 40 से 80% तक जल का अंश पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ तथा जल का प्रतिशत मिलता है? विकल्प ए 20% व 15%, बी 40% व 25%, सी 55% व 30%
और विकल्प डी 60% व 25%। इसका जो सही आंसर है वह है बी, विकल्प बी 40% और 25%। 40% जो है खनिज पदार्थों का होता है। खनिज पदार्थ मृदा में 40% पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, और 25% मृदा जल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जीवों में सम्मिलित है। विकल्प ए पादप समुदाय, बी प्राणी समुदाय, सी है मृदा तथा जलवायु, और डी है वनस्पति व प्राणी व वनस्पति। इसका सही आंसर है विकल्प डी प्राणी व वनस्पति। बायोम के अंतर्गत प्राणी और वनस्पति दोनों को सम्मिलित किया जाता है। ये जीवोम होता क्या है? पारिस्थितिक दृष्टि से पादप और प्राणियों को, पारिस्थितिक दृष्टि से पादप प्लस प्राणियों को सम्मिलित रूप में जीवोम कहलाता है। सम्मिलित रूप में जीवोम, या फिर इसे बायोम भी कहते हैं, बायोम। सही आंसर है विकल्प डी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 मानवीय क्रियाकलापों से सबसे अधिक जीवोम प्रभावित होता है। विकल्प ए टुंड्रा जीवोम, बी विषुवतरेखीय वन जीवोम, सी है मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम, और डी है बोरियल जीवोम। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मध्य अक्षांशीय, विकल्प सी मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम। मध्य अक्षांशीय घास भूमि जीवोम जो है यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में इनका विस्तार पाया जाता है। और इस बायोम का जो प्रादुर्भाव या इसकी जो उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण में मानव हस्तक्षेप तथा परिमार्जन के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस जीवोम की उत्पत्ति या विकास जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण पर मानवीय हस्तक्षेप एवं परिमार्जन के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह माना जाता है। और इसका जो विकास है, विस्तार है, वह भूमध्य रेखा के 10 से 20 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांश में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों के विभाजन का श्रेय जाता है। विकल्प ए वॉलेस, बी डार्विन, सी न्यूवेगिन, डी लीनियस। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प ए वॉलेस। प्राणी भौगोलिक प्रदेश जो है संपूर्ण विश्व में 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेश हैं। प्राणी भौगोलिक प्रदेश हैं जिसे इस लेटर तथा वॉलेस महोदय ने 1876 में इन्हें वर्गीकृत किया था। 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेश को संपूर्ण विश्व में 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों को 1876 में स्लेटर और वॉलेस महोदय ने इसका विभाजन किया था। यहाँ पर सही आंसर जो है वह है विकल्प ए वॉलेस। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है। विकल्प ए न्यू आर्कटिक बी पैलियो आर्कटिक, सी ओरिएंटल, और डी है नीनो ट्रॉपिकल। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी ओरिएंटल। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह ओरिएंटल
प्राणी भौगोलिक प्रदेश में आता है? अभी पिछले क्वेश्चन में जो बताया 6 प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है भौगोलिक प्रदेश। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन है वो। पहला है पूरा आर्कटिक, पूरा आर्कटिक। दूसरा है नूतन आर्कटिक प्रदेश, नूतन आर्कटिक प्रदेश। तीसरा है प्राच्य प्रदेश, प्राच्य प्रदेश जिसे ओरिएंटल कहा जाता है। और चौथा है इथोपियन प्रदेश, इथोपियन। और पांचवा जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्रदेश है, ऑस्ट्रेलियन प्रदेश। और छठवा जो है वह है नवायन वृत्तीय प्रदेश, नवायन वृत्तीय प्रदेश, जिसे भारत जो है वो प्राच्य प्रदेश के अंतर्गत या ओरिएंटल के अंतर्गत शामिल है। भारत के अलावा प्राच्य प्रदेश में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया भी शामिल है, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया शामिल है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। यह एक कथन है, यह सिद्धांत से संबंधित है। विकल्प ए नियतिवाद, बी नौनिश्चयवाद, सी है संभववाद, डी मानवतावाद। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी संभववाद। इस संभववाद विचारधारा से संबंधित यह कथन कि मानवीय क्रियाएं अनुकूलित हैं और कभी कभी जीव भौतिकी वातावरण से निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया है? विकल्प ए विडाल डी लाब्लास, बी हंटिंगटन, सी सैंपल, डी है हार्टसोन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी हंटिंगटन। हंटिंगटन महोदय जो थे ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, अमेरिकी भूगोलवेत्ता एवं जलवायु वैज्ञानिक, जलवायु वैज्ञानिक थे। इन्होंने नियतिवाद विचारधारा पर जोर दिया था और इनका कहना था, इनका जो प्रमुख कथन था, इनकी एक प्रमुख पुस्तक थी सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। इनकी बुक का नाम है ये सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जिसमें इन्होंने बताया था कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक, पर्यावरण, विशेष रूप से जलवायविक प्रभाव देखने को मिलता है। किस पर? मानवीय क्रियाकलापों पर, मानवीय क्रियाकलापों पर जलवायविक प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा था कि मानव सभ्यताओं का विकास होता है वह उत्साहवर्धन मौसम के क्षेत्रों में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विद्वान ने जलवायु को मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बतलाया, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी हंटिंगटन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, जनांकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? विकल्प ए प्रथम अवस्था, बी द्वितीय अवस्था, सी तृतीय अवस्था, डी है चतुर्थ अवस्था। इसका जो सही आंसर है वो होगा विकल्प बी द्वितीय अवस्था। जनांकी मॉडल, जिसे हम कहते हैं जनांकी संक्रमण सिद्धांत या फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसको थॉमसन एंड नोटिस्टीन महोदय ने
थॉमसन एंड नोटेस्टीन महोदय ने 1945 में प्रतिपादित किया था इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण, जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है इस सिद्धांत में। इस सिद्धांत में यहाँ पर बोला है कि मृत्यु दर की स्टेज पूछ रहा है, मृत्यु दर की कमी, जहाँ पर मृत्यु दर में कमी आई है और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं, यदि मतलब इसका कि जन्म दर स्थायी है, यह अवस्था जो है द्वितीय अवस्था में यह देखने को मिलता है। मृत्यु दर में कमी हुई है, कमी का कारण यह था, मृत्यु दर की कमी के कारण पोषण में सुधार हुआ, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमारियों में कमी आई, जिसके कारण मृत्यु दर में कमी देखी गई और जन्म दर में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या ये कह सकते हैं कि जन्म दर स्थायी रहा। यह द्वितीय अवस्था का द्योतक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? विकल्प ए टर्शियरी युग, बी इयोसीन काल, सी प्लीस्टोसीन काल, डी मायोसीन काल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए टर्शियरी युग। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर टर्शियरी युग में हुआ। टर्शियरी युग जो है ये सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है। सेनोजोइक महाकल्प, जिसके अंतर्गत टर्शियरी युग या इसी को हम तृतीयक युग के नाम से जानते हैं। तृतीयक युग के अंदर भी पीरियड होते हैं जिसमें प्लीस्टोसीन शक, प्लायोसीन शक या पीरियड जिसे हम कहते हैं, इसमें ही मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति, ये क्रम आप याद रखिएगा। सेनोजोइक महाकल्प में तृतीयक युग या टर्शियरी युग, जिसके अंतर्गत प्लायोसीन पीरियड में मानव की उत्पत्ति हुई है। जबकि होलोसीन पीरियड जो है, होलोसीन शक को मानव युग की संज्ञा दी जाती है। मानव युग, यदि ये पूछता कि मानव युग की संज्ञा किस शक को दी जाती है, तो होलोसीन शक को मानव युग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसी काल में मानव ने पशुपालन एवं कृषि प्रारंभ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जनांकी संक्रमण है। विकल्प ए जनसंख्या की नैसर्गिक वृद्धि और प्रवास दर का अंतर, बी जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन, सी सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत, डी है जन्म दर में परिवर्तन। इसका सही आंसर है विकल्प बी जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। अभी आपने इससे पिछले जो प्रश्न देखा उसमें आपको बताया कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है उसमें क्या बताता है कि उच्च प्रजनन दर और उच्च मृत्यु दर से न्यून प्रजनन दर तथा न्यून मृत्यु दर के प्रतिमान को प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर जो है विकल्प बी सही होगा, जहां पर जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? विकल्प ए 5%, बी 11%, सी 21% और डी है 31%। इसका सही आंसर है विकल्प बी 11%। विश्व में
जो 11% भूमि, जो एक्यूरेट है वो 10.8% है, या आप 11% भी कह सकते हैं। 11% भूमि जो है वह कृषि योग्य है। यदि इसको हम क्षेत्रफल में देखते हैं तो वह है 4 लाख वर्ग किलोमीटर। 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कृषि कार्य हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका प्रजाति दिया है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया है, इनमें मिलान कर इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प ए जाकुन मलेशिया, बी बोनटोक फिलीपींस, सी खमेर कंबोडिया, डी मोन इंडोनेशिया। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है डी मोन। मोन प्रजाति जो है वो इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह म्यांमार में पाई जाती है। और जो खमेर जनजाति है, खमेर जो प्रजाति है ये कंबोडिया में सही है, ये कंबोडिया के मूल निवासी हैं। खमेर जो हैं वो कंबोडिया के मूल निवासी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है विकल्प डी मून। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 47, एक ऐसा जैव क्षेत्र या बायोम जिसकी उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। विकल्प ए सवाना, बी टैंगा, सी चपराल, डी टुंड्रा। इसका सही आंसर है विकल्प डी टुंड्रा। टुंड्रा जो है बायोम, टुंड्रा बायोम जो है जहाँ पर उत्पादन ऋतु सबसे कम होती है। पहले देख लेते हैं टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बंजर भूमि। बंजर भूमि क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ष भर सूर्यतप या सूर्य का प्रकाश का अभाव रहता है, सूर्यतप का अभाव होता है, जिसके कारण वनस्पतिक विकास जो होता है, विकास ना के बराबर या न्यूनतम, विकास न्यूनतम होता है और यह साल भर हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित रहता है। हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन ऋतु सबसे छोटी होती है। इसका सही आंसर है विकल्प डी टुंड्रा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। यह एक कथन है, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन। यह कथन किसका है? विकल्प ए बोमैन एवं गोल्ड्स, ये एवं है, एवं गोल्ड्स। बी है कार्ल सावर व एंड्री, सी है काशीनाथ सिंह व जगदीश, डी है जिमरमैन व मिचेल। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी जिमरमैन व मिचेल का यह कथन है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। जिमरमैन का एक और कथन है, इन्होंने कहा था रिसोर्स आर नॉट दे बिकम, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। ये इनका कथन है कि जो संसाधन जो है वो होते नहीं हैं, बनते हैं या बनाए जाते हैं संसाधन। यहाँ पर सही आंसर है विकल्प डी जिमरमैन और मिचेल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व के किस क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया बड़ी तीव्र होती है? विकल्प ए आर्द्र उष्णकटिबंधीय, बी शीत कटिबंधीय, सी शुष्क उष्णकटिबंधीय, डी है मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में। इसका सही आंसर जो है विकल्प ए उष्णकटिबंधीय, आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अपक्षालन की प्रक्रिया होती है, जिसे लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। लीचिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिन क्षेत्रों में वर्षा वाष्पीकरण से वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है वाष्पीकरण की अपेक्षा, वाष्पीकरण की अपेक्षा, तो उन क्षेत्रों में मृदा के जो संस्तरण होते हैं, मृदा के, उनमें खनिज पदार्थ जो होते हैं वो पानी के साथ, अतिरिक्त वर्षा के कारण जो जल होता है उसके साथ मृदा के जो खनिज होते हैं ऊपरी परत में, वो निचली सतह पर आ जाते हैं,
निचली सतह पर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को लीचिंग कहा जाता है और यह आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इसी प्रकार से एक और प्रोसेस होती है, वह शुष्क प्रदेशों में होती है, शुष्क क्षेत्रों में होती है। शुष्क क्षेत्रों में उसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन या फिर उसे केशिका प्रक्रिया कहते हैं। केशिका प्रक्रिया या फिर कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन का उसमें क्या होता है कि मृदा के जो संस्तरण होते हैं वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है। इन शुष्क क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होगा, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण जो होगा वो अधिक होगा। अधिक होने के कारण जो खनिज पदार्थ होते हैं वह ऊपरी सतह में, मृदा के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कैपिलरी एक्शन या केशिका प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी है? विकल्प ए बलुई, बी दोमट, सी चिकनी मिट्टी और डी है भूरी मिट्टी। तो यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प बी दोमट मिट्टी। यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोमट मिट्टी जो है वो पौधों की उपज के लिए, अच्छी फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला चावल किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए जैपनिका, बी ओस, सी है अमन और डी इंडिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प डी इंडिका। इंडिका प्रजाति जो है, देखिए चावल की दो भौगोलिक जातियाँ होती हैं, दो भौगोलिक जातियाँ हैं एक है जैपनिका और एक प्रजाति है इंडिका। तो जो जैपनिका प्रजाति है यह मुख्य रूप से समशीतोष्ण क्षेत्रों में, समशीतोष्ण प्रदेशों या क्षेत्रों में इसकी उपज पाई जाती है। चावल की खेती समशीतोष्ण क्षेत्रों में, जैपनिका चावल की खेती जो होती है समशीतोष्ण क्षेत्रों में होती है, जबकि जो इंडिका है ये ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरियाज में, उष्णकटिबंधीय जिसे कहते हैं हम, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में इंडिका प्रजाति, चावल की इंडिका प्रजाति बोई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्षेत्र के अंतर्गत, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपका इंडिका चावल की किस्म जानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52, भारत में किस किस्म की कहवा कॉफ़ी उगाई जाती है? विकल्प ए लाइबेरिया, बी अरेबिका, सी रोबस्टा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सी जो है वो सही होगा, रोबस्टा। भारत में रोबस्टा किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। रोबस्टा किस्म की जो कहवा है अरेबिका से अधिक होती है। इसकी उत्पादकता, रोबस्टा की उत्पादकता अरेबिका कहवा से अधिक होती है, कहवा से अधिक होती है, अधिक होती है। और कहवा उत्पादन में विश्व में यदि देखते हैं उत्पादन में, तो शीर्ष जो देश है वो है ब्राज़ील, दूसरे नंबर पर है वियतनाम और तीसरे नंबर पर कोलंबिया। और भारत का कर्नाटक राज्य जो है वह प्रथम स्थान पर है कॉफ़ी उत्पादन, कहवा उत्पादन में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? विकल्प ए 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर जो है वह है विकल्प बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं को बोने के समय
जो आदर्श तापमान होता है बोने के समय वो होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए तापमान। और बढ़ते समय 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और पकते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये आदर्श माना जाता है गेहूं की खेती के लिए। यहाँ पर सही आंसर जो है विकल्प बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व के किस क्षेत्र में गन्ना लगभग साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है? विकल्प ए भारत, बी क्यूबा, सी हवाई द्वीप, डी है जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प सी हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है जहाँ पर गन्ना जो है साल भर कारखानों को प्रदान किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे थे गन्ने की जो कृषि है उसके लिए समुद्री पौने लाभकारी मानी जाती हैं। समुद्री पौने जो होती हैं वो गन्ने की खेती के लिए लाभकारी मानी जाती हैं। इसीलिए दक्षिण अमेरिका है, क्यूबा, हवाई द्वीप इन क्षेत्रों में गन्ने के जो बागान लगाए गए हैं। दक्षिण अमेरिका, क्यूबा, हवाई द्वीप आदि जो द्वीप हैं यहाँ पर जो गन्ने के बागान लगाए जाते हैं वो समुद्र तट में स्थापित किए जाते हैं। समुद्र तट में स्थापित किए जाते हैं। और देख लेते हैं हम यहाँ पर कि गन्ना उत्पादन में जो है विश्व में गन्ना उत्पादन में शीर्ष जो देश हैं उनमें ब्राज़ील जो है वो प्रथम स्थान पर है। ब्राज़ील के बाद भारत और चीन, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर है चीन। ये गन्ना उत्पादन में है। और जबकि गन्ना उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है पेरू, दूसरे स्थान पर हवाई द्वीप और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया। तो इसी कारण से यहाँ पर आंसर जो है आयोग ने विकल्प सी हवाई द्वीप को माना है, क्योंकि यहाँ पर गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है। और यहाँ पर ब्राज़ील भी नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए सही आंसर जो है इसका विकल्प सी हवाई द्वीप होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नांकित में से विश्व के किस क्षेत्र में चाय का उत्पादन नहीं होता है? विकल्प ए सिक्यांग घाटी, बी कैंडी बेसिन, सी नीलगिरी, डी कोस्टारिका। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प डी कोस्टारिका। जो कोस्टारिका है वह चाय के लिए नहीं बल्कि कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कहवा उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है कोस्टारिका। जबकि सिक्यांग घाटी जो है यह चीन में है और चाय के लिए प्रसिद्ध है। कैंडी बेसिन जो है ये श्रीलंका में है, श्रीलंका का पठारी भाग है। और नीलगिरी ये दक्षिण भारत में। तो ये तीन जो दिया है आपका सिक्यांग घाटी, कैंडी बेसिन और नीलगिरी, ये तीनों जो है चाय की खेती के लिए ये चाय का उत्पादन यहाँ पर होता है। जबकि कोस्टारिका जो है वो कहवा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है विकल्प डी कोस्टारिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? विकल्प ए ताइवान, बी वियतनाम, सी है ब्राज़ील, डी भारत। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए ताइवान। ताइवान में उलांग किस्म की चाय का उत्पादन होता है और यह विश्व की सर्वोत्तम चाय है। विश्व की सर्वोत्तम चाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? विकल्प ए चीन, बी भारत, सी यूक्रेन और डी है अर्जेंटीना। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका सही आंसर जो है वह है विकल्प डी। यहाँ पर उस समय आयोग ने इसका सही आंसर है विकल्प डी को माना था, अर्जेंटीना को। लेकिन अगर हम यदि इस समय के आंकड़े को देखते हैं
तो यहाँ पर गेहूं का जो सबसे बड़ा निर्यातक है वर्तमान में वो है रूस। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है रूस, जबकि उत्पादन में है जो वो प्रथम स्थान पर चीन है। उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है गेहूं के उत्पादन में, और निर्यातक में प्रथम स्थान पर जो है वह सबसे बड़ा जो निर्यातक है गेहूं का वो है रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। विकल्प ए बोस्टन, बी लीड्स, सी पिट्सबर्ग, डी लेनिनग्राड। इसका सही आंसर है विकल्प बी लीड्स। लीड्स जो है यह लीड्स और ब्रेडफोर्ड ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में ये दोनों ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ये जाने जाते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र हैं ये। और अन्य देख लेते हैं हम, जो पिट्सबर्ग है ये आपका ये लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। यूएसए में है ये। और लेनिनग्राड जो है यह रूस में है, जलयान निर्माण और ऑटोमोबाइल्स के लिए। जलयान निर्माण एवं ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल्स के लिए यह रूस में है। रूस का एक प्रमुख शहर है लेनिनग्राड। इसका सही आंसर है विकल्प बी लीड्स। और आप कमेंट करके बताएंगे कि जो बोस्टन है यह किस लिए प्रसिद्ध है और भारत के किस नगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है। किस नगर को भारत का बोस्टन कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, फुसुन नगर में कौन सा उद्योग स्थापित है। विकल्प ए इस्पात निर्माण उद्योग, बी तेल शोधनशाला, सी है कोयला खनन, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। फुसुन नगर जो है यह चीन में स्थित है। चीन का एक प्रमुख शहर है। यहाँ पर इसकी विशेषताएं देख लेते हैं फुसुन नगर की। यह क्यों इतना प्रसिद्ध है यह, क्योंकि यह संसाधनों से समृद्ध है। दूसरा है आप इसका एक उपनाम है, कोयले का शहर के नाम से ये जाना जाता है। उपनाम कोयले का शहर, उपनाम से फुसुन नगर जाना जाता है। अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर एल्यूमिनियम, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, रसायन, सीमेंट, रबर का उत्पादन होता है। का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ स्थापित की गई हैं या फैक्ट्री लगी हुई है, करने वाली फैक्ट्री हैं। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जल जहाज निर्माण में अग्रणी देश है। विकल्प ए ब्रिटेन, बी जापान, सी रूस, डी नीदरलैंड। इसका सही आंसर है विकल्प बी जापान। जापान जो है वह प्रथम स्थान पर है, विश्व में प्रथम स्थान रखता है जहाज निर्माण में। विश्व में प्रथम स्थान जहाज निर्माण में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है।
यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए जलयान निर्माण, बी वायुयान निर्माण, सी है मोटर गाड़ी निर्माण, डी है रासायनिक उर्वरक निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी मोटर गाड़ी निर्माण। मोटर गाड़ी निर्माण को विकास उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है, उसकी श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास में इस उद्योग का बड़ा महत्व होता है। आर्थिक विकास में इस उद्योग का महत्व होता है, क्योंकि प्रत्येक मिनट में एक मोटर गाड़ी, जिसमें कार, बस, जो यात्री ढोने के लिए, यात्री ढोने तथा माल ढोने के लिए ट्रक आदि का, दोनों कार्यों के लिए प्रयोग होता है प्रत्येक मिनट में। तो इसलिए इस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इस उद्योग को विकास उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। विकास उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व में पेट्रो रसायन उद्योग में सर्वप्रथम है। विकल्प ए जापान, बी फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है विकल्प डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास और अलाबामा राज्य, टेक्सास और अलाबामा राज्य जो है यह पेट्रो रसायन उद्योग में अग्रणी है। पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत प्लास्टिक, कृत्रिम रबड़ तथा गंधक उद्योग को शामिल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, जर्मनी से उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को निम्न में से कौन सी नहर जोड़ती है? विकल्प ए गोटा नहर, बी कील नहर, सी है उत्तरी सागर नहर और डी है न्यू वाटर वे। इसका सही आंसर जो है वह है विकल्प बी कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। विकल्प ए स्वेज नहर से होकर आंध्र सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर मार्ग, बी केप हॉर्न से होकर अंध महासागर, हिंद महासागर मार्ग, सी है यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग, डी है उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट यूरोप मार्ग पनामा नहर से होकर। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के मध्य उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग जो है ये विश्व का सबसे व्यस्तम मार्ग माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम मार्ग, व्यस्तम मार्ग माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है और यह आज की वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से विश्व के 2 सबसे गरीब महाद्वीप कौन से हैं? विकल्प ए अफ्रीका और अंटार्कटिका, बी अफ्रीका और एशिया, सी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, डी है दक्षिण अमेरिका और एशिया। इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प ए अफ्रीका और अंटार्कटिका। अफ्रीका और अंटार्कटिका महाद्वीप ऐसे हैं जो विश्व के सबसे गरीब महाद्वीप में, एशिया जो अफ्रीका जो है जहाँ पर विश्व के यदि 10 विश्व के टॉप 10 कंट्रीज़ को देखा जाए गरीबी में, तो वहाँ पर अफ्रीका के 9 देश शामिल हैं। अफ्रीका के लगभग 9 देश शामिल है गरीबी में। इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप जो है वो गरीब महाद्वीप की श्रेणी में आता है और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है यह भी, क्योंकि इसका जो भौगोलिक स्थिति है जिसके कारण यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे ठंडा एवं शुष्क महाद्वीप है। शुष्क महाद्वीप है। पूरी तरह से पूरे वर्ष भर हमेशा यह हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पर विकास संभव नहीं है। इस प्रकार से इसका जो विकल्प
ए है वो सही होगा कि अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है सबसे गरीब महाद्वीप की श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।